हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ लिया था कि जब कोई एक करंट कैरिंग लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस लूप पर एक टॉर्क अप्लाई करता है और उस टॉर्क की वैल्यू होती है एम बी साइन थीटा। एम उस करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, बी उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है जिसमें वो लूप लटकाया गया है, और थीटा एंगल होता है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो उस लूप के प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो जो हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आज हम पढ़ेंगे उसका प्रिंसिपल भी यही है कि जब भी कोई करंट कैरिंग लूप या करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में लटकाई जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर टॉर्क अप्लाई करता है। इसी प्रिंसिपल से एक हमने डिवाइस तैयार कर ली, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो किसी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने का काम करती है। एक बार जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बन जाता है तो हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अमीटर में कन्वर्ट करने से हम इसके हेल्प से किसी सर्किट में करंट को मेज़र कर सकते हैं या किसी सर्किट के किसी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेज़र कर सकते हैं। यानी कि हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से एमीटर भी बना सकते हैं और वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की क्या होती है, कैसे ये वर्क करता है। देखिए, चूँकि ये एक ऐसे प्रिंसिपल पर बेस्ड है जिसमें एक मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट कैरिंग कॉइल लटकी होती है तो उस पर टॉर्क लगता है, तो हमें दो मैग्नेटिक पोल्स लेने पड़ेंगे नॉर्थ साउथ, ताकि मैग्नेटिक फील्ड आए, और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कॉइल को सस्पेंड करेंगे। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास में मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी ये एक प्लेन मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। इस मैग्नेटिक फील्ड में अब हमें एक कॉइल को सस्पेंड करना है। कॉइल को सस्पेंड करने के लिए जो भी हमारे पास में कॉपर की कॉइल होती है उस कॉइल को हम एक इंसुलेटेड सिलेंडर पर लपेट देते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास में एक कोई सिलेंड्रिकल कोर है, ये सिलेंड्रिकल कोर है, और इस सिलेंडर के ऊपर हमने एक कॉइल को लपेट दिया। ठीक, इस तरह से ये हमने रेक्टेंगुलर कॉइल बना दी। इसका एक टर्मिनल ये आ गया और एक टर्मिनल ये आ गया। इन टर्मिनल के अक्रॉस हम करंट सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए करंट हम कैसे सेंड करते हैं। ये जो यहाँ पर टर्मिनल आया है, इस टर्मिनल को एक स्प्रिंग से कनेक्ट करते हैं और स्प्रिंग का एक एंड एक इस तरह से एक प्लेट रहती है, इस पर पिविट कर देते हैं। इसी तरह से जो दूसरा एंड आया है ये वाला, इसको भी एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया और दूसरा एंड हमने एक प्लेट के साथ पिविट कर दिया। ठीक है, ये वाला जो एंड है
ये वाला एंड, इसको हम किसी सर्किट के दोनों टर्मिनल्स पर कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, यहाँ से ये करंट आई, इस कॉइल में फ्लो होके ये T2 के थ्रू निकल गई। ठीक है, तो जैसे ही हम T1 और T2 के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इस कॉइल में करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाती है। ये एक पिवटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। जनरली हम लैब्स में यही गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। आगे के स्टैंडर्ड में हम देखेंगे एक मिरर्ड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, जिसमें हम कॉइल को एक थ्रेड के जरिए लटकाते हैं और उस थ्रेड पर एक छोटा सा मिरर लगाते हैं और मिरर पे लाइट डाल के उसका रिफ्लेक्शन एक स्केल पे लेते हैं। तो जब वो कॉइल घूमती है तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमें स्केल पे चलता हुआ दिखाई देता है। 12th स्टैंडर्ड तक हम ऐसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज़ नहीं करेंगे। 12th स्टैंडर्ड में हम ऐसा ही एक पिवटेड टाइप गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे। कंस्ट्रक्शन एक बार आप फिर समझ लीजिए क्या होता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में दो मैग्नेटिक पोल्स हैं। मैग्नेटिक पोल्स के बीच में एक सिलिंड्रिकल कोर है। सिलिंड्रिकल कोर पर एक कॉइल को लपेटा गया है। कॉइल के एक टर्मिनल को हमने T1 और दूसरे टर्मिनल को T2 बाहर निकाल दिए हैं, जिसमें हम करंट सेंड कर सकें। साथ ही साथ इस टर्मिनल को हमने एक बहुत ही थिन हेयर्ड लाइक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया है और स्प्रिंग का दूसरा एंड एक प्लेट पर पिवट कर दिया है। ठीक वैसे ही हमने स्प्रिंग का एक एंड इस प्लेट से पिवट कर दिया, पिवट ताकि ये उसके अबाउट घूम सके। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जब भी किसी कॉइल में करंट सेंड की जाती है और वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड होती है तो मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल पर एक टॉर्क एक्सर्ट करती है और टॉर्क की डायरेक्शन हम पढ़ चुके थे, टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। एम क्या है? कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट है जो कॉइल के प्लेन के नॉर्मल होता है और बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। यहाँ अगर हम देखें तो कॉइल का जो प्लेन है वो ये है, तो इस पर ड्रॉ किया गया नॉर्मल ये हो जाएगा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड ये है। देखिए ये सिचुएशन, ठीक है, ये कॉइल के प्लेन पे ड्रॉ किया गया नॉर्मल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये डायरेक्शन एम की है और ये डायरेक्शन बी की है। तो एम क्रॉस बी, राइट हैंड रूल, एम क्रॉस बी, ये डायरेक्शन टॉर्क की, ठीक है ना। तो ये जो कॉइल है किस डायरेक्शन में घूम जाएगी? ये कॉइल इस डायरेक्शन में ये घूम जाएगी। अब ये कॉइल इस डायरेक्शन में घूमी तो ये चूंकि कॉइल सिलेंडर पे लिपटी हुई है तो ये सिलेंडर इस डायरेक्शन में घूम गया। बेसिकली इस सिलेंडर पर एक पॉइंटर लगा रहता है, ये पॉइंटर लगा हुआ है। अब ये पॉइंटर इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, जैसे ही ये सिलेंडर घूमेगा ये पॉइंटर घूम जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंटर जो हमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में दिखाई देता है कि जैसे ही हमने उसमें करंट सेंड की ये पॉइंटर घूमा, ठीक है। अब बात ये आती है, जब हम इसमें करंट सेंड करेंगे, टॉर्क इस पर लगेगा, तो क्या ये पॉइंटर कंटिन्यू घूमता रहेगा या किसी वैल्यू पर जाके रुक जाएगा? इसके लिए हम एक चीज़ और समझते हैं। अगर हम किसी थ्रेड से किसी प्लेट को लटका दें, मान लीजिए, या किसी पेन को हम बांध दें, मान लीजिए इस पेन को मैंने बांध दिया, इस पेन को मैंने एक थ्रेड से बांध दिया और इस पेन को मैंने ट्विस्ट किया इस तरह से। तो जैसे ही मैं इस पेन को ट्विस्ट करूंगा थीटा, ये थ्रेड भी ट्विस्ट होगा और थ्रेड के ट्विस्ट होने की वजह से थ्रेड में एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाता है और वो रीस्टोरिंग टॉर्क होता है टाउ इज इक्वल टू सी थीटा। सी क्या है? टॉर्सनल कांस्टेंट, या कह सकते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, ठीक। किसी बुक में इसको के से भी डिनोट किया गया है।
ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू के थीटा, वेयर के इज द रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। इसको टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द थ्रेड भी बोलते हैं। अलग अलग थ्रेड के लिए ये अलग अलग होता है। यहाँ पर हमने उस थ्रेड का काम लिया है इस हेयर लाइक स्प्रिंग से। तो जैसे ही ये कॉइल घूमती है, इस स्प्रिंग में एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट की वजह से इसमें रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है। जितना ज़्यादा ट्विस्ट होगा, थीटा जितना ज़्यादा होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। रीस्टोरिंग टॉर्क का मतलब ऐसा टॉर्क जो वापस बॉडी को या कॉइल को रीस्टोर करे। जैसे मैंने इस पैन को थीटा एंगल से ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करने के बाद इसको छोड़ दिया, तो क्या ये इसी पोजीशन में रुका रहेगा? नहीं, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये रीस्टोरिंग टॉर्क की वजह से वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, टॉर्सनल पेंडुलम इसको बोलते हैं हम। इसके बाद अब जरा ये देखते हैं कि जब हम इस कॉइल में करंट फ्लो करेंगे तो इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आएगा, वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना होगा? वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा mv sin थीटा। ठीक है, मैं यहाँ पर चूंकि थीटा ले चुका हूँ इसलिए मैं एंगल यहाँ पर कोई दूसरा ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने एंगल यहाँ पर फाई ले लिया। फाई इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, वेयर थीटा इज द ट्विस्ट एंगल प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। ठीक, तो थीटा एंगल के ट्विस्ट होने की वजह से रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हुआ के थीटा, जबकि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो है mb sin फाई। अब जरा इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को जो अभी हम सामने से देख रहे हैं, ये आप ऊपर से जब देखेंगे तो क्या नजर आएगा आपको? जरा देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है। जब ऊपर से देखेंगे तो आपको, जैसे मान लीजिए ये फ्रेम है, इस फ्रेम पर वायर लिपटा हुआ है, तो जब इस फ्रेम को जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ये वायर केवल लिपटा हुआ दिखाई देगा, तो आपको ये चीज दिखाई दे रही है। तो इसका प्लेन ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई, एंगल 90 डिग्री का। ठीक, इसमें क्या लगा? टॉर्क लगा। टॉर्क किस डायरेक्शन में लगा? देखिए, ये डायरेक्शन m की है, ये डायरेक्शन b की है, तो m क्रॉस b इस डायरेक्शन में ये कॉइल घूम गई। जब इस डायरेक्शन में ये कॉइल घूम गई, अब m की डायरेक्शन और b के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं रहा। ठीक है ना? तो जरूरी नहीं है कि इसी सिचुएशन में कॉइल सस्पेंड हो। भाई इस सिचुएशन में तो एंगल 90 डिग्री का है, तो टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मैक्सिमम है। लेकिन अगर कोई और सिचुएशन में सस्पेंड हो, या मान लीजिए कॉइल के प्लेन पर ड्रॉ किया गया नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के ही अलाउंग हो, तो ऐसे केस में तो टॉर्क लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस समस्या से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये मैग्नेटिक पोल्स हमने लगाए हैं, इनको प्लेन ना लेकर के इनको कॉन्केव कर लेते हैं। इनको कॉन्केव कर लेते हैं। तो जब इनको हम कॉन्केव कर लेते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके का हो जाता है। इस मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होगा, ये कॉइल जो हमने यहां रखी हुई है, अभी इसका प्लेन पर ड्रॉ किया गया नॉर्मल ये, या मैग्नेटिक मोमेंट ये, तो मैग्नेटिक फील्ड ये, एंगल 90 डिग्री। टॉर्क लगा, टॉर्क लगने पर ये कॉइल घूम गई, तो मैग्नेटिक मोमेंट ये, लेकिन देखिए मैग्नेटिक फील्ड ये भी आ रहा है, तो अब भी एंगल 90 डिग्री। तो कॉइल के घूमने के बावजूद भी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किसी न किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के नॉर्मल रहती ही है, और हमेशा एक मैक्सिमम टॉर्क कॉइल पर लगता रहता है। और इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है फिर mv sin 90 डिग्री। चूंकि मैग्नेटिक मोमेंट NIA होता है, हम पढ़ चुके हैं, तो NIAB
साइन 90 की वैल्यू 1, इस टॉर्क को हम बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जबकि इस टॉर्क को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिपेंड कर रहा है केवल करंट पर। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल में जो है वो फिक्स है, एरिया कॉइल के प्लेन का फिक्स है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये सस्पेंड है वो फिक्स है। तो अगर करंट कांस्टेंट हम फ्लो कर रहे हैं तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कांस्टेंट है, जबकि कॉइल के घूमने से स्प्रिंग में ट्विस्ट आ रहा है, ट्विस्ट बढ़ रहा है, ट्विस्ट के बढ़ने से रीस्टोरिंग टॉर्क बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते रीस्टोरिंग टॉर्क जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के इक्वल हो जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है और इस कॉइल का ट्विस्ट होना बंद हो जाता है, या कहें इस कॉइल का घूमना बंद हो जाता है। ठीक है ना? तो सिचुएशन बनती है इक्विलिब्रियम में एन आई ए बी इज इक्वल टू के थीटा। यहाँ से हम देखते हैं आई इज इक्वल टू के अपॉन एन ए बी इंटू थीटा, या आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। मतलब क्या हुआ कि जितनी ज़्यादा करंट हम गैल्वेनोमीटर की कॉइल के थ्रू सेंड करेंगे, उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन कॉइल शो करेगी। ठीक, तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की वर्किंग और पूरा प्रिंसिपल है, जिससे हमें इतनी चीज़ समझ में आ जाती है कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है वो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर की कॉइल में जो करंट सेंड की जाती है उसके सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट को हम ज़्यादा सेंड करेंगे तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, कम करंट सेंड करेंगे तो डिफ्लेक्शन कम होगा। ये जो टर्म हमें K अपॉन एन ए बी दिखाई दे रही है, ये किसी पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर के लिए कांस्टेंट होती है और इसको हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं, या इसको करंट रिडक्शन फैक्टर ऑफ द गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। इसको हम G से डिनोट करते हैं, तो G इज इक्वल टू K अपॉन एन ए बी, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और ये किसी पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर के लिए एक कांस्टेंट टर्म होती है। इसके बाद एक और टर्म आती है, वो है करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। जरा इसको भी देख लेते हैं। करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि किसी गैल्वेनोमीटर की कॉइल के अक्रॉस यूनिट करंट फ्लो कराने पर उसमें कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ। क्योंकि हम पढ़ चुके थे कि जो एन आई ए बी इज इक्वल टू के थीटा है, तो यहाँ से हमें निकालना है कि यूनिट करंट फ्लो कराने पर कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, यानी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो थीटा अपॉन आई की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में थीटा अपॉन आई एन ए बी अपॉन के। इस टर्म को बोलते हैं हम करंट सेंसिटिविटी। ठीक, तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब यूनिट करंट फ्लो कराने पर जितना डिफ्लेक्शन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर शो करता है वो उसकी करंट सेंसिटिविटी है। अगर आप देखें करंट सेंसिटिविटी, इस फॉर्मूले को देखने पर आपको लग रहा है कि ये 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है: नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड एंड टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, जो हमने यूज किया है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। लेकिन बेसिकली जो करंट सेंसिटिविटी है वो किसी पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर के लिए केवल एक ही फैक्टर पर डिपेंड करती है। देखिए ए, अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी एक लिमिट है, क्योंकि अगर हम कॉइल के प्लेन का एरिया बढ़ाएंगे तो फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का साइज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हमें एक पर्टिकुलर साइज का ही बनाना है तो इसकी एक लिमिट है कि हम एक को इस लिमिट से ज़्यादा नहीं रख सकते। बी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को भी हम जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करके रख सकते हैं उतना रख सकते हैं, उसकी भी एक लिमिट है। कि टॉर्सन कांस्टेंट जितना कम होगा उतनी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, इसके लिए भी हम एक ऐसा थिन वायर यूज करेंगे जिसकी टॉर्सन कांस्टेंट कम से कम हो। ठीक है, तो ये ए, बी और के इसकी लिमिट्स हैं। ठीक,
तो अगर हमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो हमारे हाथ में केवल रह जाता है नंबर ऑफ टर्न्स। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को ज़्यादा लपेट दें तब हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। ऐसी एक और दूसरी सेंसिटिविटी है, दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी जैसे पर यूनिट करंट पर कितना डिफ्लेक्शन, वैसे ही पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस पर कितना डिफ्लेक्शन। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाती है थीटा अपॉन वी। अगर मान लीजिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस आर है तो वी की जगह हम पुट कर सकते हैं आई आर, और थीटा अपॉन आई की वैल्यू है एन ए बी के। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाती है एन ए बी अपॉन के आर। यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम बढ़ा देंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। मान लीजिए हमने किसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए उसके नंबर ऑफ टर्न्स को डबल किया, तो नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम डबल करेंगे तो करंट सेंसिटिविटी तो डबल हो जाएगी, लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स के डबल कर देने से रेजिस्टेंस भी डबल हो गई तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, इसका यह मतलब नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी डिपेंड करती है एन अपॉन आर के रेशियो पर। ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पर वो इफेक्ट नहीं आएगा जो इफेक्ट करंट सेंसिटिविटी पर आता है, बल्कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने पर हो सकता है वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ने की बजाय कम हो जाए। मान लीजिए करंट सेंसिटिविटी को हमने बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स को डबल किया, लेकिन रेजिस्टेंस 3 टाइम्स हो गई, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए 50% टर्न्स बढ़ा दिए तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी हो जाएगी अगर रेजिस्टेंस इतने टाइम्स हो गया। तो इसके आप न्यूमेरिकल्स करेंगे आसानी से समझ में आएंगे। अब हम ये देखते हैं कि इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से हम कैसे एमीटर या वोल्टमीटर का काम ले सकते हैं। किसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को जब हम एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। देखिए कैसे कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसको हमने एक सर्किट में कनेक्ट किया हुआ है और इस सर्किट में आई करंट फ्लो हो रही है। मान लीजिए इस आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए ये 10 एम्पियर है। ठीक, जनरली जो गैल्वेनोमीटर की कॉइल होती है ये बहुत कम करंट पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देती है। मान लीजिए गैल्वेनोमीटर हमारे पास ऐसा है जो 5 मिली एम्पियर करंट पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है, यानी 5 मिली एम्पियर करंट अगर गैल्वेनोमीटर कॉइल के थ्रू फ्लो होगी तो गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ जाएगा। अब ऐसी कॉइल को अगर 10 एम्पियर की करंट दे दी जाए तब तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल ख़राब हो सकती है, वो जल सकती है। तो ऐसे में हम इस 10 एम्पियर की करंट को कैसे मेज़र करें। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक और पाथ बनाते हैं, लो रेजिस्टेंस पाथ, इसको हम बोलते हैं शंट। और इस शंट की वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि जब यहाँ से 10 एम्पियर की करंट आए तो यहाँ केवल 5 मिली एम्पियर ही जाए, बची हुई करंट इस शंट के थ्रू निकल जाए। ठीक है, यानी एडजस्टमेंट ऐसा किया गया है कि 10 एम्पियर की करंट आने पर यहाँ पर 5 मिली एम्पियर जाएगी और 10 एम्पियर माइनस 5 मिली एम्पियर शंट के थ्रू निकल जाएगी, यानी कि एक मोस्ट ऑफ द पार्ट करंट का शंट के थ्रू निकालना है। क्योंकि ज़्यादा पार्ट करंट शंट के थ्रू निकालना है, इसलिए जो शंट की वैल्यू होती है वो बहुत लो रहती है, क्योंकि रेजिस्टेंस जितनी लो होगी उतनी ही ज़्यादा करंट उसके थ्रू निकल जाएगी। ठीक है, अब ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था। अब मान लीजिए मुझे एक आई रेंज का एमीटर बनाना है और फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो करंट है वो आई जी।
तो एडजस्टमेंट क्या रहेगा कि जब आई करंट आए तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल से आईजी करंट जाए और बची हुई करंट शंट के थ्रू निकल जाए। ठीक, इसको हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। यहाँ पर एक स्केल लगा रहता है। तो होता क्या है कि जब इस बॉक्स में आई करंट जाती है तो अंदर क्या हो रहा है, अंदर तो आई माइनस आई जी तो एस के थ्रू निकल जा रहा है। गैल्वेनोमीटर में तो केवल आई जी जा रहा है ना। और आई जी चूंकि फुल स्केल है तो आई करंट आने पर ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। अगर ये हमने 10 एम्पियर रेंज का बनाया तो हम यहाँ 10 एम्पियर लिख देते हैं। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 10 की जगह 5 एम्पियर जाने लगे तो उसी रेशियो में करंट चेंज होगी। यहाँ करंट हाफ जाने लगेगी, हाफ पर हम 5 एम्पियर लिख देंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि करंट जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। करंट अगर हाफ हो जाएगी तो इसमें डिफ्लेक्शन भी हाफ हो जाएगा। तो हाफ डिफ्लेक्शन पे हमने करंट का हाफ लिख दिया। इस तरह से हम इसको कई डिविजन्स में डिवाइड कर देते हैं और इससे हम करंट को मेजर कर सकते हैं। अब बात आती है एस कितना रखा जाए। तो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए, एक गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस और एक शंट के अक्रॉस, और दोनों को इक्वेट कर दीजिए। मान लीजिए गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस जी है, तो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस, देन एस इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस हम मीटर ब्रिज से पता कर सकते हैं। आई जी हम पता कर सकते हैं कि कितनी करंट पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ रहा है। आई ये वो रेंज है जिस रेंज का एमीटर हम बनाना चाह रहे हैं। ये वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट करिए, एस की वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू आप गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ पैरेलल में लगा दीजिए। आपको मिल जाएगा कि हम इस वैल्यू की जब शंट को या लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा देते हैं तो आई रेंज तक का एमीटर बना सकते हैं। इसके बाद हम वोल्ट मीटर में इसको कैसे कन्वर्ट करें। अभी हमने देखा कि किसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर में कनेक्ट करने के लिए एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाना पड़ता है। देखिए, मान लीजिए एक सर्किट की एक रेजिस्टेंस है, ये किसी भी एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस है और ये इसके दो टर्मिनल्स हैं और इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। मान लीजिए ये पोटेंशियल डिफरेंस V है। अगर मैं इसके अक्रॉस एक गैल्वेनोमीटर लगा दूंगा तो होगा क्या कि ये गैल्वेनोमीटर इन दोनों पॉइंट से एक लार्ज करंट ड्रॉ कर लेगा, ठीक है, और वो करंट इतनी ज़्यादा होगी कि वो गैल्वेनोमीटर की कॉइल को ख़राब कर सकती है, डैमेज कर सकती है। ठीक, हमें करना क्या होगा, हमें ये देखना होगा कि इस गैल्वेनोमीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितनी है, जिसको हम IG बोलते हैं। जनरली एक गैल्वेनोमीटर के लिए ये बहुत कम होती है। जब हमें गैल्वेनोमीटर की IG पता चल जाएगी, गैल्वेनोमीटर की IG को पता करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस निकालते हैं और अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंसेस लगाकर देखते हैं कि किन पोटेंशियल डिफरेंसेस पर गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आ रही है। उससे हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट पता चल जाती है कि कितनी वैल्यू पर गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ रहा है। मान लीजिए ये वैल्यू IG है। ठीक, अगर हमने गैल्वेनोमीटर के साथ कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाई तो ये I की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि हमें IG पर फिक्स करना है तो हम यहाँ एक सीरीज में हाई रेजिस्टेंस R लगा देते हैं। इससे क्या होता है, V की वैल्यू अगर ज़्यादा भी है तो R की वैल्यू हाई होने से इस करंट की वैल्यू कम हो जाती है और इस हम करंट को इतना एडजस्ट करते हैं कि ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन के इक्वल हो और इसको हम बंद कर देते हैं एक बॉक्स। अब होता क्या है, टर्मिनल इस बॉक्स से ये दो निकले और हमने इस टर्मिनल पे लगाए और हमने एडजस्टमेंट किया है मान लीजिए B पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तो अगर हमें V रेंज का एक वोल्ट मीटर बनाना है तो हमें R रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाना पड़ा और रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाने से हुआ क्या कि इन दोनों पॉइंट से IG करंट ड्रॉ हुई। ठीक है, तो IG करंट चूंकि फुल स्केल डिफ्लेक्शन है
तो यहाँ पर हम एक स्केल बनाते हैं और फुल स्केल पे मान लीजिए ये 50 वोल्ट रेंज का हमें बनाना है, तो हमने यहाँ 50 वोल्ट लिख दिया। ठीक, तो आई चूँकि फुल स्केल है तो फुल स्केल पर ये इस पॉइंटर जाएगा और उस पॉइंटर पे हम 50 लिख चुके हैं, तो ये बता देगा 50 वोल्ट का वोल्ट मीटर बना दिया। अगर यहाँ 50 वोल्ट की जगह मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस 25 वोल्ट रह जाए, तो उसी रेशियो में ये करंट हाफ होगी, करंट हाफ होगी तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हाफ हो जाएगा, हाफ डिफ्लेक्शन पे हम लिख देंगे 25 वोल्ट और इस तरह से हम इक्वल डिविजन्स में इसको डिवाइड कर देंगे और हम किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 से लेके 50 वोल्ट तक का मेज़र कर सकते हैं। तो इस तरह से गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हाई रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगाते हैं। इस आर की वैल्यू कितनी होगी उसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि V पोटेंशियल डिफरेंस है आई जी आर प्लस जी, तो V अपॉन आई जी इज इक्वल टू आर प्लस जी, तो R इज इक्वल टू हो जाता है V अपॉन आई जी माइनस जी। तो इतनी रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट कर दें गैल्वेनोमीटर के साथ, तो V रेंज का वोल्ट मीटर बना सकते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही और 4th चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है NCERT का। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर 5th मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।